हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा चैप्टर चला हुआ है एसिड बेस एंड साल्ट। उसके अंदर हमने एसिड और बेस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को लगभग क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। और आज हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो इंडिकेटर्स क्या होता है, जो हमें इंडिकेट करता है कि कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है या फिर क्या वो न्यूट्रल है। उन सब चीजों के बारे में जो मैं बताता हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। जैसे बाइक का भी इंडिकेटर होता है ना, वो दिशा बताता है, तो ऐसे ही ये जो केमिस्ट्री के इंडिकेटर है ये हमें बताते हैं कि कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है या फिर क्या है, न्यूट्रल है। तो जो हमारे इंडिकेटर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रल, एक सिंथेटिक और दूसरा होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। और हम पहले इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं, उसका नाम क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स का मतलब समझ में आया, ऐसे सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जो हमें किसी भी सोल्यूशन के एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होने के बारे में बताए, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं नेचुरल इंडिकेटर। देखो, द नेचुरल इंडिकेटर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से हमें क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज से हमें ऑब्टेन होते हैं, जैसे फ्लावर से हो सकते हैं, फ्रूट से हो सकते हैं, या फिर जो कोई भी कलरफुल, जैसे चाइना रोज है, कोई कलरफुल क्या है, ये फूल है, ये क्या है, बीट रूट, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बताइएगा मेरे को। इसके बाद टर्मरिक, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, हल्दी बोलते हैं। ये फिर क्या है, रेड कैपेज, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, रंगीन गोभी बोल सकते हो। या फिर क्या है, ये लिटमस का पौधा है, जिसको नेचुरल डाई के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। बीट रूट क्या होती है, वैसे ही इसको चुकंदर बोलते हैं। और इसके हमें फ्लावर का रस निकालना पड़ता है, इसका बीट रूट का ही रस निकालना पड़ता है। हल्दी का भी हमें क्या निकालना पड़ता है, रस। और जो रेड कैबेज है इसका भी क्या निकालना जाता है, रस। और जो लिटमस है इसकी क्या, लीचर, लीचर का मतलब क्या, इसके ऊपर सरफेस के ऊपर है ना, एक कलर सा आ जाता है, उस कलर को उतार कर उसका क्या बनाया जाता है, लिटमस पेपर। लेकिन यहाँ से नंबर आपका पक्का है कि आप लोगों को याद क्या रखना है, आप लोगों को याद रखना है कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरल रूप से मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जो किसी ना किसी प्रकार के फ्लावर्स में से मिल सकते हैं, फ्रूट में से मिल सकते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, जैसे मान लो चलो ये हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने सोल्यूशन डाल रखा है, पता नहीं वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर क्या न्यूट्रल है। लेकिन अगर हमें कोई बोल दे कि आप बताओ भी इसके अंदर कैसा सोल्यूशन है, एसिडिक है या बेसिक है, तो आप लोग किसका प्रयोग करोगे फिर, चाइना रोज। चाइना रोज लोगे, उसको क्या करोगे, ऐसे कूटा पीटी करोगे उसकी, ऐसे यहाँ से जो उसका कलर निकलेगा उसको फिर ये टेस्ट ट्यूब वगैरह खाओगे, इनके अंदर डाल के देखोगे। अगर उसका कलर हुआ डार्क पिंक या रेड तो सोल्यूशन कैसा है, एसिडिक। अगर हुआ ग्रीन तो सोल्यूशन कैसा है, बेसिक। है ना, बिल्कुल आसान, समझना बिल्कुल आसान है। बीटरूट होगा तो बीटरूट का भी रस निकाल लेंगे। रेड या पिंक हुआ तो एसिडिक है, येलो या ग्रीन हुआ तो वो कैसा है, बेस है। टर्मरिक जो आपकी हल्दी है तो उससे क्या होगा, अगर येलो हुआ वो सोल्यूशन तो एसिड है, अगर रेडिश ब्राउन हुआ तो क्या है, बेस है। अगर रेड गैबेज डालोगे तो उसमें अगर रेड या पिंक हुआ तो एसिड है, ग्रीन या ब्लू हुआ तो क्या है, बेस है। और जब लिटमस पेपर डालोगे, अगर रेड हुआ तो एसिड है, ब्लू हुआ तो क्या है, बेस है। तो इसका एक तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि अगर हम लैब वगैरह में बच्चों को सिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं ना, एक तो ये बायोडिग्रेडेबल है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, और एक इको फ्रेंडली है, मतलब एनवायरनमेंट में आसानी से क्या जाएंगे, घुल मिल जाएंगे। कहने का अगर हम इनके इसका रस निकाल कर इसको फेंक देंगे तो इसको एनिमल्स की ईट कर सकते हैं, इसको भी ईट कर सकते हैं, जिसका भी हम नॉर्मल यूज भी कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी बायोडिग्रेडेबल है। कहने का मतलब है एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। देखो, इको फ्रेंडली और हमें आसानी से मिल सकते हैं। अब दे मे बी गिव डिफरेंट सेट्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन। वो तो एसिड पे डिपेंड करता है कि हमारा एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, बेस है, या बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो डिफरेंट टाइप के कलर आ सकते हैं। इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज। और इसका नेक्स्ट क्या है, ये हमें इतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता, ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी है। बच्चों को सिखाने के लिए तो ठीक है, लेकिन हायर लेवल पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये इतना सही भी नहीं है।
तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम कौन से इंडिकेटर बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब समझ में आएगा, जो हमें क्या बताते हैं, कोई भी चीज बेसिक है या फिर एसिडिक है या फिर कोई चीज क्या है, न्यूट्रल। तो उन सब चीजों के बारे में जो हमें बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। और हमने अब कौन सा इंडिकेटर पढ़ा है? वो पढ़ा है नेचुरल इंडिकेटर। अब इससे नेक्स्ट देखिए, इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब समझते हो? ऐसे इंडिकेटर्स जिसको किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है, ह्यूमन मेड। ऐसे इंडिकेटर्स को हम कौन से इंडिकेटर बोलते हैं? सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियली, जिसको इंसानों ने खुद बनाया है केमिकल्स का प्रयोग कर कर। ऐसे इंडिकेटर्स को हम कौन से इंडिकेटर बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। देखो, द इंडिकेटर्स आर मैन मेड केमिकल्स का प्रयोग कर कर प्रिपेयर इन लैब। लैब वगैरह के अंदर इनको क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। दे शो शार्प एंड एक्यूरेट कलर चेंज इन ए स्पेसिफिक पीएच रेंज। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमें एक पीएच पेपर दिया मिलेगा, उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के कलर होंगे और हर एक कलर को बताएगा हमें कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। जैसे अगर प्रॉपर रेड कलर आता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर प्रॉपर ब्लू आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर प्रॉपर ग्रीन आता है तो न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो आगे हम पढ़ेंगे पीएच पेपर के अंदर। तो हमें अगर एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है तो वहां पर हमें आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर का क्या करना पड़ेगा? प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में देखो, एक तो फिनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है, ब्रोमो थायोमोल ब्लू है, यह यूनिवर्सल इंडिकेटर है। इनका भी वही है, अगर हमारे पास कोई भी एसिडिक सोल्यूशन है, मान के चलो या वो न्यूट्रल सोल्यूशन है या वो बेसिक सोल्यूशन है, अगर हम पीएच रेंज की बात करें तो 8.2 से 10 तक, 3.1 से 4.4 तक, ये ऐसे इन्होंने वैसे ही बता रखा है। इतना ज्यादा रेंज वगैरह भी याद मत रखो, आगे करेंगे हम, रेंज की अलग बातें हैं। आप लोग यहाँ पर देखो बस, अगर फिनोप्थलीन है तो एसिडिक सोल्यूशन में कलरलेस, कोई भी कलर नहीं देगा, न्यूट्रल में भी कोई कलर नहीं देगा, लेकिन बेस को कौन से कलर में कन्वर्ट कर देगा? पिंक कलर में। अगर मिथाइल ऑरेंज है तो कौन सा कलर देगा? एसिड में रेड, ऑरेंज कलर देगा न्यूट्रल सोल्यूशन में, येलो कलर देगा हमारे बेसिक मीडियम में। अगर हम बात करें मिथाइल रेड तो एसिड में रेड कलर, येलो कलर बेस, सॉरी हाँ बेस के अंदर भी येलो, और थोड़ा गहरा हाई येलो बोल सकते हैं इसको, थोड़ा ज्यादा ही येलो कलर देगा वो किसके अंदर देगा? न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर। ब्रोमो थाइमोल जो ब्लू बोलते हैं उसको, वो कौन सा कलर देगा? येलो एसिड में, न्यूट्रल में ग्रीन, ब्लू कलर देगा बेस के अंदर। और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं या तो वो रेड कलर देंगे या वो कौन सा कलर देंगे? ऑरेंज, या ग्रीन कलर देंगे न्यूट्रल में, बेस के अंदर कौन सा? ब्लू या वॉयलेट कलर देगा, और रेड कलर देगा किसके अंदर? एसिड के अंदर। ऐसे इंडिकेटर को हम कौन से इंडिकेटर बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर हम क्या डाल के देख रहे हैं? फिनोप्थलीन। अगर वो एसिडिक है तो कोई कलर नहीं है, न्यूट्रल है तो वो कोई कलर नहीं है, अगर पिंक कलर आ गया तो कौन सा सोल्यूशन है? बेसिक। अब देखो, ये सबसे इफेक्टिव होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जो की पॉइंट याद रखो यहाँ पर, दिस इंडिकेटर आर प्रिपेयर्ड इन लैब। ये लैब के अंदर प्रिपेयर किए जाते हैं। दे शो शार्प एंड क्लियर कलर, हमें प्रॉपर ये बता देंगे कि ये कलर ये आया भाई, इस एसिड का कलर ये है, इस बेस का कलर ये है, और उसकी प्रॉपर हमें पीएच रेंज भी बता देंगे। मोर बस, अगर हमें यहाँ इतना याद रखो, अगर हमें एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंथेटिक इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने वैसे ही बता रखे, तो एसिडिक सोल्यूशन के अंदर कोई कलर नहीं, पिंक कलर देगा किसके अंदर? बेस के अंदर। पीएच रेंज को देखो मैं आगे आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। ऐसे इंडिकेटर्स को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इसके जो नेक्स्ट है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, और वो कौन सा इंडिकेटर है? वो है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की हम क्या कर लेते हैं? डेफिनेशन ही कर लेते हैं। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कैसे होते हैं? ऐसे इंडिकेटर जिनको हम अगर हम किसी एसिड, बेस या न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर डाल दें, डालने के बाद उनकी स्मेल से पता लगेगा कि ये चीज एसिडिक है, बेसिक है या क्या है? न्यूट्रल है। ऐसे लोगों के लिए ज्यादातर यूज होते हैं
जिनकी अपनी क्या नहीं है, आंखें नहीं है, तो उन इंसानों को एसिड बेस या न्यूट्रल सॉल्यूशन के बारे में समझाने के लिए हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। जितने भी स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह, उन सबको भी चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। देखो क्या दे रखा, एन ओल्फैक्टरी इंडिकेटर is a substance whose smell change in acidic और बेसिक मीडियम। अगर हमारे पास कोई मीडियम है, वो एसिडिक है या बेसिक है, उस चीज को डिटेक्ट करने के लिए उनकी स्मेल चेंज होगी। कहने का मतलब कोई भी हम क्या लेंगे, कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर कोई भी सोल्यूशन डालेंगे, उसके अंदर हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर डालेंगे। वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हमें बताएगा ये चीज एसिडिक है या फिर क्या है, बेसिक है या फिर क्या है, वो न्यूट्रल है। उस सबकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देगा, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इसी को नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे इसी के बारे में सारा का सारा। अब इसको ये काम कैसे करता है, पहले ये देखिए ओल्फैक्टरी इंडिकेटर हमारा काम कैसे करता है। ये ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जैसे ओनियन का रस ले सकते हैं हम, या वैनिला ले सकते हैं, या फिर क्लोव जिसको हम लौंग बोलते हैं, इसको शायद इलायची वगैरह बोलते हैं, नहीं ये वो जो आइसक्रीम वगैरह आती है ना, ये भी एक फ्लेवर है। ये 3 प्रकार के ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आपकी बुक के अंदर। आप कोई कंटेनर लोगे, उसके अंदर एसिडिक मीडियम भी रखोगे, बेसिक भी, और एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार के मीडियम के अंदर जैसे ओनियन है, इसका रस निकालोगे, फिर वो डाल के देखोगे। एसिडिक मीडियम में स्मेल क्या रहेगी इसकी, रिटेन, तो वही स्मेल रहेगी जो स्टार्टिंग में थी। और जब स्मेल यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिसअपियर। तो जब हमने ओनियन का रस लिया ना, तो कोई टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर बेस डाल दिया, फिर बेस में ओनियन डाल देंगे, ओनियन का रस डाल देंगे ना, अगर स्मेल ओनियन की क्या होगी, गायब हो गई, तो क्या है, बेस। अगर सेम रही तो क्या है, एसिड है। ऐसे ही वनीला के लिए, इसके लिए भी एसिड की स्मेल सेम रहती है और बेस की स्मेल डिसअपियर हो जाती है। वैसा ही क्लोव जो लौंग बोलते हो, उसकी स्मेल यहाँ रहती है और यहाँ पर स्मेल क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ऐसे इंडिकेटर्स को हम कौन से इंडिकेटर बोलते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो किसी भी एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम या फिर बेसिक मीडियम को डिटेक्ट करने में हमारे क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये हमें बताते हैं कि अगर इनका सोल्यूशन हम डाल दें किसी एसिड के अंदर या बेस के अंदर, तो वो सोल्यूशन डिसअपियर होगा या नहीं होगा, इनकी स्मेल के बेस पे। देखो, डिटेक्टिंग एसिड एंड बेस इन ए लेबोरेटरी हेल्पफुल फॉर विजुअल इंपेयर्ड स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट्स जो देख नहीं सकते हैं, उनको लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है टू डिटेक्शन इन थ्रू स्मेल रेदर देन कलर। जो बच्चे कलर वगैरह को देख नहीं सकते, अगर कोई बच्चा अंधा है, उसकी आंखें नहीं है, तब तो ये नहीं बता सकते ना वो आपको, देख बेटा इसमें ब्लू पेपर डाल दिया, रेड डाल दिया, नहीं, वहाँ कलर के बेस पे नहीं, वहाँ उन बच्चों को जिनकी अपनी खुद की आईज नहीं है, तो उनको ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ऐसे बच्चों को समझाना एसिड बेस या साल्ट के बारे में, किसकी हेल्प से, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की हेल्प से। इसे नेक्स्ट देखिए, इसे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के सोडा पढ़ेंगे, और उन सोडों के अंदर पहला है ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है, कलर को रिमूव करना, ब्लीच करना। तो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ोगे, और यहाँ से आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी के सभी एग्जाम्स के अंदर एक तो ये जो 4 के 4 सोडे हैं आपके, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, वाशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इन यहाँ से एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है कि वाशिंग सोडा का फॉर्मूला कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कौन सा है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बनते हैं। और यहाँ जो सीबीएसई में या एचबीएसई में क्वेश्चन आते हैं इनके यूज पे या फिर इनकी केमिकल रिएक्शन के बेस पे, तो देखिए पहला सोडा है जो हमारे पास वो क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जो हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर, देखो यहाँ पर बता रखा है, ब्लीचिंग पाउडर इज ए केमिकल कंपाउंड commonly used as a bleaching agent। ब्लीचिंग का मतलब क्या है,
जैसे कॉटन इंडस्ट्री है, कपड़ा उद्योग है, वहां पर जो भेड़ें होती हैं या फिर जो कैमल वगैरह होते हैं उनकी ऊन लेकर जाई जाती है। उस ऊन को स्टार्टिंग में साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का ही प्रयोग किया जाता है। या फिर हम घरों पर भी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, या फिर जो शहरों में ना चुनिया वगैरह के अंदर रंग डालते हैं ना, वो पहले किसका प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का। एंड इट इज ए ऑर्डरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और पेल येलोइश और व्हाइट पाउडर होता है विद ए करेक्टिक क्लोरीन लाइक स्मेल। क्लोरीन की तरह इसकी क्या होती है कि स्मेल, हमें स्मेल वगैरह से कुछ नहीं लेना, ना इसकी डेफिनेशन से लेना है। इसके बाद इसका ये फॉर्मूला है, ये वाला आप लोगों को याद रखना है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। बस इसका फॉर्मूला याद रखना है और नाम याद रखना है, बाकी आप लोग यहाँ से कुछ भी याद नहीं रखोगे। बनाओगे कैसे, जैसे सिलेक्ट लाइम लोगे, भीगी हुई कली बोलते हैं जिसको, और इसकी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाओगे और क्या मिलेगा, CaOCl2 प्लस H2O। बस ये रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। इसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखना चाहिए, अगर इसको मॉइस्चर के अंदर रखेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आप लोगों को इसके बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है। इसकी प्रॉपर्टी वैसे पढ़ा देता हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ये पेल येलो है, दूसरा इसकी क्लोरीन लाइक स्मेल है, और ये वाटर के अंदर क्या है, कम सोल्यूबल है। स्प्रिंगली सोल्यूबल का मतलब कम सोल्यूबल है, स्टेबल इन ड्राई कंडीशन के अंदर है, और मॉइस्चर के अंदर ये क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और लिबरेट, जब ये मॉइस्चर के अंदर आएगा तो यहाँ पर कौन सी गैस रिलीज करेगा, Cl2 क्लोरीन गैस, एक जहरीली गैस क्या करेगा, रिलीज करेगा। उसके बाद यूजेज इंपॉर्टेंट है, पढ़ोगे। ब्लीचिंग के लिए कॉटन इंडस्ट्री में, लाइलिन कपड़ा वगैरह की जो इंडस्ट्री है, या वुड वगैरह, जैसे वुड वगैरह से हम पेपर बनाते हैं ना, अब वुड से पेपर देखो हमारा कितना व्हाइट होता है, वुड थोड़ी इतनी व्हाइट होती है, तो उसको भी ब्लीच किया जाता है, किसकी हेल्प से, ब्लीचिंग पाउडर की हेल्प से। इसके बाद ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री करने के लिए स्विमिंग पूलों के अंदर, जैसे आजकल बच्चे नहाते हैं ना, तो वहां पर जो बच्चे डिफरेंट टाइप के केमिकल रिलीज कर आ जाते हैं स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर, उन सबको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। बहुत खतरनाक चीज है ये, ड्रेन वगैरह को साफ करने के लिए। बट डस्टबिन इतना ज्यादा कुछ नहीं करना, डस्टबिन वगैरह क्लीन करने के लिए इतना ज्यादा मतलब, बस क्लीन करना है फ्लोर वगैरह को, फर्श वगैरह को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर वेरियस पर्पज के लिए, और लेबोरेटरी के लिए इसका अंदर क्या होता है, प्रयोग होता है। सिर्फ 3 यूज याद रखो, फॉर ब्लीचिंग पर्पज, इन लेबोरेटरी, और फिर वाटर को जर्म फ्री करने के लिए किससे, स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर। बस इतना याद नहीं रखना है। वैसे केमिकल रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, Cl2 गैस रिलीज करेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेगी, तो उसके साथ रिएक्शन करने के बाद यह क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इतना ज्यादा कुछ मत पढ़ो, ये आप लोग पढ़ना चाहो तो आपकी चॉइस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसके यूजेज, इसका केमिकल फॉर्मूला और इसके केमिकल रिएक्शन। ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर। इसे जो नेक्स्ट करते हैं हम, इसे नेक्स्ट हमारा कोई दूसरा पाउडर होगा। वो पाउडर कौन सा है, देखिए उसका नाम क्या है, वॉशिंग सोडा। तो नाम से पता है वॉशिंग पर्पज के लिए यूज होता होगा। ऐसे सोडे को हम कौन सा सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसके अंदर भी आप लोगों ने वही 3 चीजें याद करनी है, इसका केमिकल फॉर्मूला, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने याद करनी है, और उसके बाद इसके यूजेस आप लोगों ने क्या करने हैं, याद करने हैं। देखो उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे जो सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन होता है ना, उसको कूल किया जाता है। कूल करने के बाद हमें क्या मिलते हैं, क्रिस्टल मिलते हैं, और वही क्रिस्टल किसके हैं, वॉशिंग सोडा के। और जो वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल ऑब्टेन होते हैं उसका फॉर्मूला ये है Na2CO3.10H2O। ये हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं, मतलब गिल्ले से साल्ट होते हैं। इसका केमिकल नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेटेड, मतलब साथ में वाटर के क्या मिलेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल मिलेंगे। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। उसके बाद जब इसको हम हीट किया जाता है तो ये वॉशिंग सोडा इसमें कन्वर्ट हो जाता है सोडा आस के अंदर, मतलब राख बन जाती है इसकी। उसके बाद ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, वही बनाएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा ही है। एसिड की प्रॉपर्टी में क्या बनाएगा,
साल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस। उसके बाद जब इसकी हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या बनेगा NaCl। आपको प्रिपरेशन में सिर्फ इतना ही याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट को कूल कर हम किसकी फॉर्मेशन करते हैं, क्रिस्टल जो सेपरेट हो जाते हैं वो किसके होते हैं, हमारे वॉशिंग सोडा के। उसके बाद इसके यूज पढ़ रहे हैं, इसके यूज क्या है, क्लॉथ वगैरह को वॉश करने के लिए। उसके बाद सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर को सोप करने के लिए। उसके बाद ग्लास सोप या पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होगा, लेबोरेटरी के अंदर इसका यूज होगा और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका क्या होगा, यूज होगा। अगर डेफिनेशन करना चाहो, वैसे डेफिनेशन नहीं आती इनकी पेपर के अंदर आते हैं इनका फॉर्मूला और इसके यूजेज आते हैं, फिर भी देख सकते हैं डेफिनेशन क्या है। वॉशिंग सोडा इज ए केमिकल कंपाउंड कॉमनली यूज इन वॉशिंग फॉर क्लोथ्स को या फिर हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये क्या है, व्हाइट कलर का होता है, ओडरलेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। और एक क्रिस्टलाइन टाइप का क्या है, एक सॉलिड है और वाटर के अंदर हाईली क्या है, ये सोल्यूबल है। देखो इसका कलर व्हाइट है, ओडरलेस है, वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल है। रेड लिटमस पेपर को इसमें कन्वर्ट कर देता है ब्लू में। तो नेचर में कैसा है, ये बेसिक है। नॉट इफेक्ट इन एयर, अगर ड्राई कंडीशन है तो एयर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, लॉस कर देता है और क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा टॉपिक था जिसका नाम क्या था, वॉशिंग सोडा। अब इसे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी हम किसी न किसी प्रकार का क्या पढ़ेंगे, साल्ट पढ़ेंगे। उस साल्ट का नाम क्या है, उस साल्ट का नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग का सोडा है ना, नाम से ही पता है कि इसका काम क्या होगा, बेकिंग के लिए। बेकिंग समझ रहे हो, बेकरी वगैरह के अंदर इसका प्रयोग होता है। जितने भी बिस्किट्स वगैरह, डम रोटियां वगैरह, ब्रेड वगैरह बनते हैं ना, उन सबके अंदर कौन सा सोडा का यूज होता है, बेकिंग सोडा। वैसे बहुत खतरनाक चीज है ना, लेकिन ये एक तो खाने को जल्दी बना देता है और दूसरा जो इसकी हेल्प से खाना बनेगा ना, वो बिल्कुल अच्छा लगेगा, हमें देखने में बहुत अच्छा लगेगा। जैसे एक तो हम घर पर ब्रेड बनाते हैं और एक ब्रेड हम शॉप से लेकर आते हैं। हमारे ब्रेडों के ऊपर बेसन इतना अच्छे से नहीं कवर करता उन ब्रेडों को जितना शॉप से करता है। वो सब कौन सा सोडा डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं। और बेकिंग सोडा में जैसे डबल रोटी बनाते हैं ना, देखो डबल रोटी इतना सा पीस लेते हैं, बस वो छोटा इतना सा मैदा लेंगे, फिर जब उसके अंदर कौन सा उस मैदे के अंदर बेकिंग सोडा मिलाया होगा, जब उसको गर्म करेंगे उसके बाद उसका साइज बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो फ्लावर के लिए इसका प्रयोग होता है बेकिंग सोडा का। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बेकिंग सोडा क्या है, ये केमिकल कंपाउंड कॉमनली यूज इन कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए या फिर डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। इट इज ए सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या है, डिहाइड्रेट है। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है उसको यहाँ से देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन NaCl की किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, अमोनिया के साथ, क्या बनेगा, साथ में क्या लेंगे CO2 H2O और हमें क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, बेकिंग सोडा। और जब हमने इसे जो पहले पढ़ा था वो कौन सा सोडा पढ़ा था, वॉशिंग सोडा। बस वॉशिंग सोडा को हीट करने के बाद हम कौन सा सोडा बना सकते हैं, बेकिंग सोडा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसके यूजेस की बात करें। वैसे ऊपर प्रिपरेशन मैंने बता रखी है। हम अमोनिया का क्या लेंगे, सोल्यूशन लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, कार्बोनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर डालेंगे, फिर हमें सोडियम कार्बोनेट की क्या मिलेंगी, प्रिपरेटी मिलेंगी ऐसे। फिर उसको हम फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद उनको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद हमें क्लियर पाउडर मिल जाएगा जो क्या होगा, बेकिंग सोडा। और अब इसको आगे हीट करने के बाद CO3 में प्रॉपर मिल जाएगा। इसके बाद यूजेस देख लेते हैं। फास्ट कुकिंग के लिए यूजेस इन मेकिंग ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। उसके बाद यूज इन क्लीन एंड माइल्ड अल्कली, मतलब कहने क्या है, इसका प्रयोग एज ए बेस भी हम कर सकते हैं अगर हमारे शरीर के अंदर क्या एसिडिटी हो। वाटर के ट्रीटमेंट में उसके बाद इसका लेबोरेटरी के अंदर वेरियस पर्पज के लिए इसका हम क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद अगर इसकी प्रोसेस की बात करें, सोलवे प्रोसेस से इसको हमें ऑब्टेन करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज फर्स्ट फॉर्म व्हेन देन हीटिंग इट गेट टू बेकिंग सोडा। पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, फिर उसको हीट किया जाता है।
ये क्या है? बेसिक साल्ट है। इट हैज इन 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइन। जो इसका क्रिस्टल होगा ना, उसके साथ में कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे? 10। उसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। अब इसे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिप्सम। हरियाणवी में लोकल लैंग्वेज उसको हम लोग पुट्टी बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो ये पीओपी भी बोलते हैं इसको। देखो इट इज ए व्हाइट पाउडर ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। जिप्सम को हीट कर बनाया जाता है। व्हेन मिक्स विद वाटर इट फॉर्म ए पेस्ट विच सेट टू हार्ड मास। अगर इसको ज्यादा लंबे समय तक रखेंगे तो एक हार्ड मास की फॉर्म में क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। कहने का मतलब ये व्हाइट सीमेंट है, सीमेंट की तरह काम करता है। अगर हम इसको ऑब्टेन करने की बात करें, जिप्सम से ऑब्टेन होता है। और इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4 हाफ H2O। उसके बाद देखो बनाने की प्रिपरेशन है। ये जिप्सम है। जिप्सम का जो मटेरियल है फिर उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद इसके अंदर जितने भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल हैं वाटर के 100 डिग्री पर, उनका लॉस हो जाता है और हमें व्हाइट पाउडर ऑब्टेन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो जिप्सम की हीटिंग से मिलता है। यूजेस देख लेते हैं। देखो डेकोरेशन मटेरियल बनाने के लिए टॉय वगैरह। उसके बाद वाल की डेकोरेशन के लिए, वाल को स्मूथ करने के लिए। अगर किसी को चोट लग जाए तो उसकी बोन्स वगैरह क्रैक हो जाए तो उसके फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए मेडिकल फील्ड के अंदर इसका प्रयोग होता है। और इट्स यूज टू डेंटिस्ट्री फॉर मेकिंग डेंटल कैस्टेस। मतलब क्या है? जो ये डेंटल कैस्टेस का मतलब ये है, जैसे जो डॉक्टर नहीं होते किस चीज के डॉक्टर, जो डॉक्टर दांतों को ठीक करते हैं, वो ये जो दांतों का फेक नक्शा बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब एक प्रकार की मिट्टी है। जैसे मिट्टी का प्रयोग करते हैं ना, ऐसे ही इसका प्रयोग हो जाता है टॉय की फॉर्मेशन में। आप लोग याद रख सकते हो जो वाल वगैरह उनको प्रॉपर स्मूथ करने के लिए। उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज होता है। और उसके बाद मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका क्या होता है? यूज होता है। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर कम ही सोल्यूबल होगा। व्हेन मिक्स विद वाटर इट फॉर्म ए पेस्ट। इसकी फॉर्मेशन करेगा ये एक पेस्ट की फॉर्म करेगा। अगर इसको 5 से 10 मिनट के अंदर यूज नहीं हुआ तो ये हार्ड बन जाएगा, कहने का मतलब खराब हो जाएगा। इसके अंदर गुड सेटिंग प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या? अगर हम पानी डालेंगे तो जल्दी से पानी को क्या कर लेगा? सोक कर लेगा। और ये किसी भी प्रकार की फायर वगैरह को कैच नहीं करता है। ऐसे प्रकार के पाउडर को हम क्या बोलते हैं? पीओपी। देखो पीओपी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? पेस्ट। और उस पेस्ट को हम किसी ना किसी प्रकार के डिजाइन के अंदर क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। ये वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा तो दोबारा क्या बनाएगा? जिप्सम। तो यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है कि जो पीओपी है उसको मॉइस्चर वाले सरफेस के अंदर क्यों नहीं रखना चाहिए, या ऐसे एरिया के अंदर नहीं रखना चाहिए जहां पर वाटर कंटेंट थोड़ा क्या हो, ज्यादा हो। क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन कर कर दोबारा क्या बना लेता है? ये जिप्सम बना लेता है। की पॉइंट है वही है, प्रिपेयर बाय पार्शियल डिहाइड्रेशन ऑफ जिप्सम। की डिहाइड्रेशन से बनता है, आसानी से वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और सेटल डाउन हो जाता है। जिप्सम से बनेगा वही है, वाइडली यूज इन डेली लाइफ के अंदर इसका हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो पीओपी कब बनेगा? जब हम जिप्सम को 100 डिग्री पर हीट करेंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करेगा? वो हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है पीओपी का बस फॉर्मूला और इसके यूज। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई है कि इसको वाटर से दूर क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वाटर के साथ रिएक्शन कर कर दोबारा क्या बना लेता है? जिप्सम। लोकल लैंग्वेज में ये क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। इसी नेक्स्ट देखिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर क्या है? जो कोई भी साल्ट है उसके एक यूनिट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है? सम क्रिस्टलाइन कंपाउंड। क्रिस्टलाइन कंपाउंड का मतलब क्या है? जितने भी साल्ट है ना, ये लगभग क्रिस्टलाइन कंपाउंड ही है। Mix with number of water molecule in their crystalline structure. This water is called water of crystalline. कहने का मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे साल्ट हैं जो हमें ऐसे लगते हैं देखने में जैसे गिले गिले से हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। और उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये क्या होता है? भाई एक यूनिट कोई भी हम साल्ट ले लेते हैं, उसके साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। जैसे ये हमारा हो गया कॉपर सल्फेट, 5 मॉलिक्यूल वाटर के हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 है।
कैल्शियम सल्फेट के साथ कितने हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। जब देखो ये 5 है, यहाँ 10 है, ये कितने हैं, 2 है। अब ये अपीयरनेस से ब्लू दिखाई देंगे, व्हाइट क्रिस्टल होंगे, ये भी व्हाइट क्रिस्टल होंगे। और जब इनके हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, अनहाइड्रस साल्ट ऑन हीटिंग। तब ये व्हाइट पाउडर बनाएगा, ये भी व्हाइट पाउडर, ये भी व्हाइट पाउडर की फॉर्मेशन करेगा। वाटर क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या है, फिर जैसे बारिश के समय में ना हमारे घर के अंदर जो नमक का डब्बा है अगर वो खुला रह गया ना, तो हमें ऐसे महसूस होता है जैसे जो नमक है भीग गया है, गीला गीला सा महसूस होता है ना, उसी को बोलते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के डिफरेंट एग्जाम्पल है। देखो कोई भी एक्वा सोल्यूशन ले लेते हैं, फिर उसकी क्या करवाते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब उसको, इसके अंदर हमने कोई साल्ट डिजोल्व किया, जैसे हमारे पास ये कोई साल्ट है, मान लो ये हमारा साल्ट है कॉपर सल्फेट का, तो कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डालेंगे, फिर इस सोल्यूशन को हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद धीरे 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 हमें सॉलिड ऑब्टेन होगा, और वो सॉलिड जब हम टच करके देखेंगे ना तो हमको वेट सा महसूस होगा। देखो क्रिस्टल विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जैसे हम उसको हीट करेंगे ना, कुछ वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइन रह जाएंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ब्लू कलर के एक क्रिस्टल की, जिसका दूसरा नाम क्या है, विट्रस ब्लू बोलते हैं इसको वैसे, लेकिन इतना आप लोगों ने ज्यादा यूज नहीं करना है। याद रखो, हेल्प टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। यूज टू डिहाइड्रेशन प्रोसेस इन इंडस्ट्री के अंदर, इम्पोर्टेंट इन लेबोरेटरी के अंदर एज ए रिएजेंट भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में इतना ज्यादा दिया नहीं गया है एनसीईआरटी बुक के अंदर, तो फिर भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो एक फिक्स रेशो में होंगे। इट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए क्रिस्टल, क्रिस्टल का अपना खुद का एक पार्ट होगा। हीटिंग के बाद इसको क्या किया जा सकता है, लॉस किया जाता है, और जब उसको हम डिहाइड्रेटेड करेंगे या हीट करेंगे तो लगभग अपने कलर को वो क्या कर देगा, लॉस करेगा, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट कलर में। डिहाइड्रेटेड साल्ट यूजुअली हैव ए लो मेल्टिंग, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वो भी क्या होंगे, लो होंगे। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स अमाउंट में होंगे, प्रेजेंट इन डिहाइड्रेटेड साल्ट मतलब गिले गिले से महसूस होंगे, हीटिंग के बाद उसको रिमूव किया जा सकता है, और रिमूव करने के बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या लिया जा सकता है, चेंज लिया जा सकता है। ऐसे प्रकार के साल्ट को हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बस याद रखो, जब भी किसी साल्ट की कोई यूनिट है, उस एक यूनिट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।